ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू जी। वेलकम टू जहाँ से भिन्न सही। आज हम फिज़िक्स का एक और टॉपिक हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ चल रही है वो करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है और वो क्यों होता है। सो बिफोर वी गेट इनटू आवर टॉपिक, हमें पता होना चाहिए कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, हमने क्या करना है इस टॉपिक का। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अब तक जितने भी फार्मूलाज हमने पोटेंशियल के लिए निकाले हैं वो वर्क डन के हों या बाकी भी दूसरे हों जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए हैं, तो उसमें जितने भी ऑब्जर्वेबल हैं, जिस तरह ये वर्क है और ये चार्ज है, तो ये ऐसे पैरामीटर्स नहीं हैं जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं या हम कैलकुलेशंस के लिए एक्चुअली इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कर तो सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी कम्प्लेक्स ज़रा कैलकुलेशंस में जाना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन जो है वो पहले हम एक पॉइंट का निकालेंगे फिर दूसरे पॉइंट का, तो गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम ऐसे ऑब्जर्वेबल्स पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं जो इजीली मेजरेबल हों और जिनसे ज़्यादा एक्यूरेटली और ज़्यादा आसानी से हमारे रिज़ल्ट्स आ सकें। ठीक है, तो रिज़ल्ट के तौर पर हमने क्या निकालना है जी? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालनी है। तो ये हमारा है जी अल्टीमेट गोल आज का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जब भी ग्रेडियंट की बात आती है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि जहाँ भी आप स्टडी करेंगे, जब भी ग्रेडियंट की बात आएगी ना, तो ये होगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो पोजीशन की रिस्पेक्ट में जब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आता है, अगर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो पोटेंशियल में जो मैक्सिमम चेंज आएगा तो वो मैक्सिमम होना चाहिए कि ये कंडीशन है, और दूसरा ये कि विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन होना चाहिए, दूसरा ये है ग्रेडियंट होने के लिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हम वो स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले तो हमने फार्मूला अब तक जो ड्राइव किया है वो है चेंज इन पोटेंशियल इज़ इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ओवर चार्ज। ये टेस्ट चार्ज हो सकता है, कोई भी चार्ज हो सकता है। अब हम इस फॉर्मूले को ज़रा आसान करना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया। तो हम ये जो वर्क डन की टर्म है इसे थोड़ा सा खोलते हैं। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी या ए बी, जिस तरह भी आप लिख लें, इसको बाय डेफिनेशन हमने इस तरह से पढ़ा है जी कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जो भी एरिया कवर हुआ है। और जब हम डॉट प्रोडक्ट को मज़ीद आसान करके एंगल के हवाले से लिखते हैं तो यहाँ पे कॉज थीटा आ जाता है। अच्छा, पोटेंशियल के केस में हमने कहा है जी कि पोटेंशियल एनर्जी की जब भी हम बात करेंगे तो हम ऑपोजिट टू दी फील्ड जाएंगे। ठीक है, यानी फील्ड इस तरफ है तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, हमारे चार्ज को लेके। तो जब हम फील्ड के ऑपोजिट जाएंगे यानी फोर्स के ऑपोजिट ट्रैवल करेंगे, तो फोर्स इस तरफ है, हम ट्रैवल इस तरफ कर रहे हैं, तो इनमें जो एंगल है वो 180 का नहीं बन जाएगा। तो ये बन जाएगा एफ डी कॉज 180 डिग्री। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो जो कॉज 180 है वो हमें पता है वो -1 के इक्वल होता है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू -FD हो गया जी। ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्क डन को खोल के लिखा है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे इसकी जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो उससे पहले ये जो फोर्स है, अब देखिए ना, फोर्स हमें ज़्यादा कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की तरफ ले जाएगी, हमें यूनिट चार्ज का नहीं पता हो, दूसरी सारी चीज़ों का। तो हम इसे मज़ीद आसान करते हैं। अभी इसको पुट उधर ही करना है, लेकिन इस फॉर्मूले को भी मज़ीद आसान किया जा सकता है। तो जिस तरह न्यूटन ने कहा था जी कि आइंस्टाइन ने, कि मैं तो जी चीज़ों में सिमेट्री ढूंढता हूँ, आसानी ढूंढता हूँ, ब्यूटी ढूंढता हूँ। तो हम भी आसानी ढूंढ रहे हैं। फोर्स का हमने पढ़ा है जी कि फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था जी, बाय डेफिनेशन के फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो उससे अगर मुझे ये फोर्स का फार्मूला चाहिए तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F इज़ इक्वल टू ये Q नॉट E हो जाएगा।
तो ये क्यू नॉट ई इधर मैंने पुट कर दिया, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू माइनस क्यू ई डी। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको मसला है तो आप बता सकते हैं। कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्क डन का फॉर्मूला लिखा है, उसमें एंगल पुट किया है, एंगल की डिस्क्रिप्शन हमने बताई कि ऑपोजिट जा रहा है, ये आ गया। यहाँ फोर्स का फॉर्मूला पुट किया है तो ये आ गया। अब इसे हमने इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है जी, तो फिर क्या हो जाएगा जी हमारे पास, तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू, ये क्यू नॉट था, माइनस क्यू नॉट ई डी ओवर में ये वाला क्यू नॉट, ये क्यू नॉट आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, अब साफ ज़ाहिर हो रहा है जी कि हम इन दोनों को आपस में काट सकते हैं, तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू माइनस ई डी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अल्टीमेटली हमने करना क्या था, हमने ई निकालना था। ठीक है, ई यानी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डी। और अगर मैं ये जो डी है, जो डिस्प्लेसमेंट है, इसे आर से भी रिप्लेस कर दूँ तो इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। डी दरअसल होता है डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो हम भी तो वही कर रहे हैं अपना ट्रैवल। पहले हम यहाँ थे, फिर हम यहाँ चले गए, पहले यहाँ R1 पे थे, फिर R2 पे चले गए। तो इसे अगर मैं डेल्टा आर लिख दूँ तो ये टर्म हो जाएगी, सॉरी, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर ये। ठीक है, तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये कैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट है जी, हमने कहा जी कि रेट ऑफ चेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो ये विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ही है, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, माइनस का ख़ास ख्याल रखना है। ये वाला फार्मूला बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होता है, जब हम एक्सरसाइज कवर करेंगे तो उसमें भी ये यूज़ होगा। अब अगर हम कहना चाहें जी कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो वो वही होगी, ये जो क्वांटिटी है डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, ये हमें देगी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, उसके मैग्नीट्यूड में भी और उसकी इन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन with respect to the distance। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैथमेटिकली जो है वो उसके साथ नेगेटिव भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आपने याद रखना है। अच्छा, एक ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन है और एक आम डेफिनेशन थी जो हमने ये वाली पढ़ी थी कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो इससे जो हमने इसका यूनिट निकाला था वो था जी न्यूटन पर कूलम, अगर आपको याद हो। ठीक है, लेकिन इससे जो हमारे पास जो निकल रहा है यूनिट, वो है जी डेल्टा वी का वोल्ट आ गया, और आर का चूँकि मीटर होता है तो आर मीटर हो जाएगा, आर वी पर मीटर, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी कि ये क्लैश क्यों आ रहा है, और अक्सर क्वेश्चंस में ये पूछा भी जाता है जी कि मुख्तलिफ़ तरह से कि ये दोनों कैसे बराबर हैं, या इनको कंपेयर करो या प्रूव करो। तो हम वो प्रूव करने लगे हैं जी। वी आर टू प्रूव कि न्यूटन पर कूलम इज़ इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। हम ये शो करने जा रहे हैं जी कि ये कैसी एनालॉजी है। ये अक्सर पेपरों में आ भी जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देख लें। तो जी इसके बारे में पढ़ते हुए हम सबसे पहले तो एक साइड को ले लेंगे। फ़र्ज़ करें मैं इसको ले लेता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड को, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ऊपर है जी वोल्ट या तो जी राइट हैंड साइड में हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा जी, सॉरी, वोल्ट पर मीटर। तो हमने इसको रिजॉल्व करना है, तो पहले हम अलग से लिख लेते हैं वोल्ट और मल्टीप्लाइड बाय इस तरह से मीटर। वहाँ ना स्टूडेंट्स के लिए अक्सर मसला हो जाता है इस वजह से। अब वोल्ट की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वोल्ट किसका यूनिट था जी, एनर्जी का,
पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे आपको लिख कर दूँ तो वो था कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इससे उसका क्या फॉर्मूला निकलता है जी, वर्क डन का जोल है और चार्ज का कूलम है। तो जी यहाँ हम लिखेंगे जी जोल पर कूलम डॉट 1/मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को वो मसला कुछ नहीं किया हमने उसकी लेफ़्ट हैंड साइड वोल्ट पर मीटर है उसको ले लिया, वोल्ट को अलग लिख लिया और पर मीटर को अलग लिख लिया। अब हमने अगले स्टेप में क्या किया जी, वोल्ट का बाय डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज था तो जोल पर कूलम लिख लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं जोल क्या चीज़ है जी, जोल हमारे पास है वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला हम कहते हैं जी F.D है, ठीक है। F का न्यूटन और D का हो जाता है जी मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, जोल की जगह हम लिखेंगे जी न्यूटन डॉट मीटर ओवर ये वाला कॉलम पहले वाला था डॉट 1/मीटर। तो ये मीटर इससे कट जाएगा तो ये बच जाएगा न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इज़ इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये एनालॉजी है आज की वीडियो में, तो इसे आप जो है वो बार बार रिपीट करें। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि किस तरह से है। तो हमने ग्रेडियंट का टॉपिक पढ़ना था। ग्रेडियंट पढ़ना क्यों था, ताकि हम आसान ऑब्जर्वेबल्स पर जा सकें। गोल हमारा है जी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो ग्रेडियंट से मुराद जहाँ कहीं भी आएगा ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन होगा, ठीक है। ये किस तरह से है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो हमने पढ़ा है जी ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कि वर्क डन फ्रॉम A to B एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये डेफिनेशन से फॉर्मूला हमने कई बार पढ़ा है। अब हम इसको थोड़ा आसान करना चाह रहे हैं तो हमने वर्क डन को थोड़ा खोल के लिख लिया, F.D बन गया, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट को हटाया तो कॉस थीटा आ गया। जब हम कहते हैं कि हम अपने चार्ज को अपोजिट टू द फील्ड लेके जा रहे हैं, यानी कि ट्रैवलिंग इस तरफ है, डिस्टेंस इस तरफ कवर हो रहा है और फोर्स हमें इस तरफ लेके आ रही, तो उनमें जो एंगल है वो 180 बनता है। 180 पुट किया, 180 कॉस 180 -1 होता है तो वो आ गया जी इधर। अब इधर फोर्स जो थी वो भी कम्प्लेक्सर है, हमने उसको भी आसान करना है। तो हमने फील्ड का फॉर्मूला ये भी पढ़ा है कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, तो पर यूनिट चार्ज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर्स का फॉर्मूला ये आ गया। तो इसको हमने इधर पुट कर दिया तो ये हमारे पास बन गया जी वर्क डन का। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज था तो इस फॉर्मूले में हमने दोबारा उसे पुट कर दिया, ये इससे कट गया है तो -ED फॉर्मूला आ गया। यहाँ से हमने निकालना है जी ई बाहर आ गया या इसी तरफ रहा है, ये डी आके इसकी बेस में आ जाएगा तो डेल्टा V/D और -7 वो वाला ही आ जाएगा। अब डी जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो इसे हम डेल्टा R से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो डेल्टा R से ये किया तो ये आ गया जी हमारे पास। ये देखें जी, ये रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। R पोजीशन है ना, डिस्टेंस ये पोजीशन, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ गया। फिर हमने ग्रेडियंट को डिफ़ाइन किया है जी कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हम कहते हैं। हमने कहा जी कि ग्रेडियंट की डेफिनेशन से अगर हम यूनिट निकालें तो वो वोल्ट पर मीटर निकलता है, लेकिन पहले जो हमने निकाला था उसकी एक्चुअल डेफिनेशन से वो न्यूटन पर कूलम था। तो ये किस तरह से बराबर हैं और अक्सर इसका क्वेश्चन भी आ जाता है। वो हमने इधर किया जी न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर को लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किया, तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया वोल्ट पर मीटर से। तो वोल्ट को अलग लिख लिया, 1/मीटर को अलग लिख लिया। वोल्ट बाय डेफिनेशन क्या होता है जी, वोल्ट होता है जी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क का जोल और पर यूनिट चार्ज का कूलम आ गया, ये हो गया जी। अब उसके बाद जोल जो वर्क डन है हमने यहाँ पे भी सॉल्व किया है। वर्क डन इज इक्वल टू FD, फोर्स और डिस्टेंस। फोर्स का न्यूटन आ गया, इसका मीटर आ गया, उसे पुट किया। अब ये मीटर, ये जो नीचे वाला मीटर था और ऊपर वाला मीटर ये आपस में कट जाएंगे और न्यूटन पर कूलम बच जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गई, ठीक है जी। तो इसके बाद हमने करना है जी मिलिगन्स मेथड, मिलिगन्स ऑयल ड्रॉप मेथड।
और ये भी अक्सर पेपरों में आ जाता होता है। एग्ज़ाम्स में जब मुझे याद है कि हमने दिया था तो हमारी बारी ये आया था। तो सबसे पहले है जी कि ये हमने क्यों करना है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है जी कि मिल्कियंस ऑयल ड्रॉप मेथड हम पढ़ क्यों रहे हैं, या जैसे ये आएगा तो आपके जहन में क्या आना चाहिए। तो ऑयल ड्रॉप मेथड इसलिए है कि हमने फ़िज़िकली किसी भी ऑयल का चार्ज, उस पर कितना चार्ज है जिसे हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं, वो फाइंड करना है कि वो कितना है फिज़िकली। इससे पहले हमने देखा जी कि हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट की मदद से उन वेरिएबल्स पर आए हैं जिनकी मेजरमेंट आसान है, ठीक है, यानी कि हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर लेते हैं और दूसरी चीज़ें भी। तो हम मज़ीद एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से उसी की से एप्लीकेशन कह लें, हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी एक ऑयल का ड्रॉप हम देखेंगे कि उस पर कितना चार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जी, ये 1909 में इनका पूरा नाम था जी R.A. मिल्कियंस। इन्होंने एक मेथड डिवाइस किया था जिसका ये नाम है मिल्कियंस ऑयल ड्रॉप मेथड। और ये करता क्या है जी, मेथडोलॉजी इसकी क्या है जी, ये कंपेयर करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को और हमारी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसे कह लें, ठीक है। तो किस तरह से करता है जी, वो आपको बड़ा ये इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर हमारे पास सेटअप होता तो हम आपको करके भी दिखाते। तो सबसे पहले तो इसकी है जी कंस्ट्रक्शन, कि ये सेल कंस्ट्रक्ट किस तरह से होता है। तो सेल कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जी आपके पास एक चैम्बर होगा, ठीक है, इस तरह से कह लें, आपके पास एक चैम्बर होगा और उसके सबसे ऊपर जो है वो एक नोज़ल लगी होगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं जी ऑटोमाइज़र। ऑटोमाइज़र वैसे भी घरों में इस्तेमाल होता है फ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए ना। तो इसका काम क्या होता है, ये बुखारात बनाता है, जो स्प्रे करता है इसमें जो भी लिक्विड डाला गया हो ना उसको, ये होता है। उसके बाद एक विंडो यहाँ हमारे पास होगी जी, इसे हम कहेंगे जी एक्सरे विंडो, कि हम एक्स रेज़ यहाँ से जो है वो दाखिल करेंगे उसे ऑब्ज़र्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे 2 टर्मिनल्स होंगे हमारे पास। ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और इनमें ये हम बाहर से पोटेंशियल हमारे पास मशीन होगी उसे हम कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा सुराख होगा जी, इसका आमतौर पर ये इसलिए है कि ऊपर से ड्रॉप आ रहे हैं ना, सिर्फ एक ड्रॉप ही एट ए टाइम आए। ये जो विंडो है ये किस लिए इस्तेमाल होती है जी, तो ये विंडो है देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए कि अंदर क्या हो रहा है। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है जी, हमने इस विंडो में जो वर्क करना होता है, प्रोसेस क्या होता है जी। सबसे पहले ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो हमने ड्रॉप ऐसे पोर की है यहाँ पे, तो कोई एक ड्रॉप यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। जब वो यहाँ से गुजरेगा, ये मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी होती है, कई बार यहाँ पे पॉजिटिव लिखा होता है, यहाँ पे नेगेटिव लिखा होता है। तो यहाँ पे आके हम बाहर से वोल्टेज को इस तरह से मैनेज करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल जो है, ये देखें, ये हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है ना, नीचे अगर पॉजिटिव है तो ये ड्रॉप उसके ऑपोजिट ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर आके हम ऐसी कोई एडजस्टमेंट वैल्यू देंगे कि ये सस्पेंडेड हो जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। आगे जो पॉजिटिव है वो इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये जो नेगेटिव है इसे अपनी तरफ खींचेगा, या रिपल्सिव फोर्सेस, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये यहाँ पे सस्पेंडेड हो जाएगा। अब जब ये यहाँ पे सस्पेंडेड है उस वक्त हम इसे यहाँ से देखेंगे जी, ये आई विंडो है, हम ऑब्ज़र्व करेंगे जी कि ये क्या हो रहा है, सारा कुछ देखेंगे, ठीक है।
अब हम कंपेयर करेंगे फोर्सेस को, इलेक्ट्रिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को। वेल इससे पहले हमारे पास एक कंपैरिजन भी आता है ग्रेविटेशन का इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो हम बाद में चलें कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था जी फील्ड का, E इज़ इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो इससे हमने फोर्स का निकाला या Q इधर चला गया। और ग्रेविटेशन में हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स mg होती है। तो हमने इसमें से निकालना है जी Q निकालना है। तो E को हम मज़ीद आसान कर लेते हैं। E का फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा है जी कि V/D है। यहाँ V इज़ इक्वल टू ED था ना, V इज़ इक्वल टू असल में माइनस ED था, लेकिन अभी हम डायरेक्शंस को खतरखा में नहीं ला रहे क्योंकि तो ये हमारे पास हो जाएगा जी Q इंटू V/D इज़ इक्वल टू mg। यहाँ तक कोई मसला जी। हमने अब तक कहा है जी 1919 में R.A. मिलिकन्स नामी मेथड था, उसने ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को कंपेयर करके एक फ़िज़िकली ऐसा मेथड बनाया था कि हम चार्ज जो है वो फाइंड कर सकते थे। ये चैम्बर था जी, ऑटोमाइज़र से स्प्रे करते थे ऑयल ड्रॉप्स की, और ये इस विंडो से एक जो है वो पार्टिकल जो है वो यहाँ पे आके सस्पेंड हो जाता था। हमको ऐसी वैल्यू रखते थे, तो जब ये फोर्सेस आपस में कंपेरेबल हो जाती थी यानी वो सस्पेंडेड हो जाता था, तो हम उस वक्त इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमारा अल्टीमेट गोल Q फाइंड करना है जी। तो ये हो जाएगा जी mgd/v। अब इसमें ये देखें V जो है वो हम डायरेक्ट बाहर जो हमारे पास वोल्ट मीटर लगा होगा उससे पोटेंशियल देख लेंगे, जो हमने DC बैटरी लगाई है उसके अक्रॉस। तो ये ऑब्जर्वेबल हो गया। एक हमें मास नहीं पता, G हमें पता है और डिस्टेंस भी हमें पता है, ठीक है। तो हमारा गोल ये है कि हमने यहाँ तक टॉपिक आपका ख़त्म है, ठीक है। आपने Q फाइंड करना था, तो Q फाइंड करने के लिए उसने ये वाला फॉर्मूला डिवाइस कर लिया था। अब हम मज़ीद से सीख रहे हैं कि फ़िज़िकली किस तरह से। तो मास हमें पता नहीं है, देखिए ना इतने स्प्रे पार्टिकल्स हैं, तो उनमें से एक का मास निकालना इटसेल्फ एक चैलेंज है। तो इसने हमें ये भी बताया कि मास किस तरह से निकालना है। तो वो मास कैलकुलेशन आ जाएगी। यहाँ तक टॉपिक आपका ख़त्म है। तो मास किस तरह से, हम यहाँ पे टाइटल ही दे देते हैं जी मास कैलकुलेशंस की। तो मास किस तरह से कैलकुलेट करेंगे जी। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सस्पेंडेड है और एकदम से हम अपना पोटेंशियल ड्रॉप कर देंगे तो ये फ्रीली फॉल होगा, ठीक है। और चैम्बर में चूँकि एयर है, ठीक है, तो एयर की जो ड्रैग फोर्स है, अगर आपने छठा चैप्टर पढ़ा हो फ्लूइड डायनामिक्स का, तो आपने ड्रैग फोर्स पढ़ी होगी, ठीक है। तो इसका जो टोटल वेट है, W वेट को ज़ाहिर कर रहा है, ये वेट है, वर्क डन ना समझिएगा। तो ये वेट जो है इसका वो, और जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल हो जाएगी, उसकी फ्री फॉल मोमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं mg है, और ड्रैग फोर्स का है 6π/RV। ऐसी है जी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, आपको याद हो तो फ्लूइड डायनामिक्स में देखिएगा यही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब इसी में मॉड्यूलेशन हम करेंगे। हमें चाहिए जी मास, तो इसको हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास आ गया जी 6π/RVT। ये टर्मिनल वेलोसिटी है ओवर G, ये G इधर से नीचे आ गया। अब इसमें फिर हमारे पास मसला है कि हमारे पास एक तो ये नहीं है और दूसरा ये भी नहीं है, तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये टर्मिनल वेलोसिटी भी नहीं है और R भी नहीं है, जो डिस्टेंस ट्रैवल उसने की है वो भी नहीं है, तो हम इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे जी। तो ये कैसे ड्रैग टर्मिनल वेलोसिटी, बल्कि ना हम ऐसे करते हैं, ज़्यादा समझ आ जाएगी आपको। फॉर VT और यहाँ पे फॉर R, ये दोनों अननोन थे ना पैरामीटर्स। तो टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास वही बुनियादी फार्मूला है। हम देखेंगे जी कि वो सस्पेंडेड कहाँ था और उसने नीचे आते हुए कितना टाइम लिया, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। हम देखेंगे कि ड्रॉपलेट सस्पेंडेड था और जैसे ही हमने पोटेंशियल ड्रॉप किया तो वो कितने टाइम बाद नीचे गिरा है, और सस्पेंडेड होने की पोजीशन को नोट करेंगे और नीचे की, तो उससे हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास VT आ जाएगा S/Δt से।
और आर किस तरह से आएगा जी? आर के लिए हम यूज़ करेंगे डेंसिटी का फिनोमिना। तो हम डेंसिटी को जानते हैं जी कि ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और चूँकि जब हमारा एक ही ड्रॉप सस्पेंडेड होगा तो वो स्फिरिकल शेप में होगा, यानी वो सर्कुलर सी जो शेप होती है स्फिरिकल फॉर्म में 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। तो इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे हम पुट कर देंगे m/4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारा अल्टीमेट गोल था आर निकालना, ठीक है। तो आर को हम किस तरह से निकालेंगे जी? पहले इसको रीअरेंज कर देते हैं, ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मास कैलकुलेशन के लिए यहाँ से हम देखते हैं जी, मास कैलकुलेशन के लिए तो मास को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये सारा कुछ इधर चला जाएगा, 4/3 डेंसिटी, ये पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब ये देखें, ये भी हमारे पास एक मास है और ये भी एक मास है, ठीक है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो वो कंपैरिजन किस तरह से होगा जी? हम इसके बाद इसकी कॉन्सेप्चुअल डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको याद रहे सारा लेआउट। तो 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी, ये आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 4/3 और रो आर क्यूब, ये आ गया हमारे पास। अब हम आर वाले एक्सप्रेशंस को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारे एक्सप्रेशंस को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कि ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बारी बारी करते हैं, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया डिवाइड हो गया, 3/4 उधर जाके हो गया जी, ये इंटू 6 पाई ईटा वी टी, और नीचे जी ही है। दूसरा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा जी डिवाइड, ठीक हो गया। उसके बाद ये पाई जो था ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो हो गया जी डिवाइड, ठीक है। अब इधर रह गया आर क्यूब, और ये वाला आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर नीचे चला गया। अब यहाँ से ये कट गए, और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18 होता है, 6 3 18 ईटा वी टी ओवर 0 इज इक्वल टू, इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो आर स्क्वेयर हो जाएगा। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, अच्छा इसको मैं कम्प्लेक्स को इजी करूँ तो ये 2/9 हो जाएगा ना, तो 9 ईटा वी टी ओवर 2 0, तो स्क्वेयर ले लेते हैं, स्क्वेयर रूट ले लेंगे, तो आर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 0, ये हमारे पास आ गई एक्सप्रेशन हमारे आर का। अब इस आर को हम उठाकर यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पुट कर लें या यहाँ पुट कर लें, किसी में भी, जो उससे हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी, ये फिज़िकली आएगी। और उसको हम पुट करेंगे इधर, तो मास की वैल्यू इधर पुट करेंगे। जी भी हमें पता है 9.8 है, डी भी हमें पता है, जहाँ सस्पेंड था वहाँ से नीचे का डिस्टेंस कितना है, वी भी हम बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिज़िकली हमारे पास क्यू आ जाएगा, ठीक है। आइए एक बार फिर से देखते हैं जी। मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप मेथड हमने सीखना था 1919 में, आर ए मिल्किन्स ने ये मेथड निकाला था, डिवाइस किया था, सजेस्ट किया था। अल्टीमेट गोल हमारा चार्ज निकालना है, ठीक है, फिज़िकली चार्ज निकालना है। तो इसने मेथडोलॉजी क्या थी, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इसने कंपेयर किया था। ये वर्किंग चैम्बर आ गया जी, ऑटोमाइज़र ने स्प्रे किया ऑयल पेंट्स को, वो नेगेटिवली चार्ज थे। यहाँ पे एक जो है वो ड्रॉपलेट इधर आया, इस ड्रॉपलेट ने चूँकि मूव किया अपोजिट टू दी फील्ड, नीचे पॉजिटिव था ऊपर नेगेटिव था इन अ सेंस अगर हम कहते हैं, तो यहाँ पे आके सस्पेंड हो गया। ये जब सस्पेंड हुआ है उस वक्त जो फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं वो इसे ऊपर की तरफ ही लेके जा रही हैं, और जो ग्रेविटेशन फोर्सेस हैं वो इसे नीचे की तरफ लेके आ रही हैं, लेकिन ये सस्पेंडेड है, यानी उन दोनों के दरमियान में है। तो ये दरमियान में सस्पेंड हो गए, यानी फोर्सेस बैलेंस हो गई, इक्वल हो गई। इसका फार्मूला ये आ गया इस फार्मूले से, और ग्रेविटेशन का हमें पता है mg होता है।
अब एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला V/d हमने अभी पढ़ा था, तो ये सारी कैलकुलेशंस के बाद हम इस फार्मूले पर आ गए। यहाँ G भी ऑब्जर्वेबल ठीक है, D भी ऑब्जर्वेबल ठीक है, V भी ठीक है, M जो है वो हमें नहीं पता एक ड्रॉप का कितना है। तो हम मास कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे जी कि जैसे ही हम पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे, ज़ीरो करेंगे, तो ये फ्री फॉल मूवमेंट में आ जाएगा। फ्री फॉल डाउनफॉल कैसे होता है जी, जब ड्रैग फोर्स, जो एयर की ड्रैग फोर्स है और वेट जो है वो बराबर हो जाते हैं। तो वेट और ड्रैग फोर्स को बराबर कर दिया, तो वेट का फार्मूला mg, ड्रैग फोर्स का फार्मूला हमने छठे चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में फ्लूइड डायनामिक्स में, 6 पाई ईटा RV। और आर ये जो v है ये टर्मिनल वेलोसिटी है, vt इसलिए लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास vt भी नहीं है और r भी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी को थोड़ा कम्प्लेक्स इजी किया है। तो यहाँ पे r और vt फाइंड करना था, तो vt हम फाइंड करेंगे जी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम से। तो डिस्टेंस ट्रेवल जहाँ पे वो सस्पेंडेड था वहाँ से नीचे तक हो गया, और t जो है हमने टाइम नोट कर लिया स्टॉप वॉच से। इधर r की कैलकुलेशन जो है वो हम किस तरह से करेंगे, वो हम डेंसिटी फिनोमिना से करेंगे। डेंसिटी हमें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और स्फेरिकल बॉडी की फॉर्म की सूरत में ये हमारे पास होता है वॉल्यूम। इसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये फार्मूला बन गया। अब इस मास को और इस मास को कंपेयर कर लिया, ये कंपैरिजन आ गया, ये उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस की और ये हमारे पास r आ गया। अब इस r को हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास मैस आ जाएगा, इस मैस को हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा और हमारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, वैसे प्रैक्टिस करें और दूसरों को एक बार समझाएं, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं जी अगली वीडियो में। थैंक यू।